दोस्तों फिर से आप लोगों को स्वागत है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में। आप लोगों को बता दूं कि यह वीडियो सेमेस्टर 3 वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होंगे जिनका एमजे पेपर पॉलिटिकल साइंस होगा। आई होप यह क्लास आप लोगों को अच्छा लगेगा और यह क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में 100% आएंगे, इसलिए आप इस क्लास को आप अच्छे से देखेंगे। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप ध्यान से देख सकते हैं, वो है प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोत का विवेचना करना। मतलब प्राचीन भारतीय है, इनका राजनीतिक चिंतन का क्या स्रोत है ये आप लोगों को बताना एग्ज़ाम में। तो मैं आप लोगों को यही क्वेश्चन का आज आंसर बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग समझने के पर्पज़ से देखिए कि इसको कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए यानी कि प्राचीन चिंतन है ना, प्राचीन चिंतन धर्म, नीति, समाज पर आधारित था। यानी प्राचीन भारतीय का जो चिंतन था वो धर्म, ठीक है, नीति है ना, समाज पर आधारित था। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं इसी में कि जो प्राचीन भारत का जो राजा था है ना, उसको धर्म का पालक और प्रजा का रक्षक माना जाता था। यानी कि प्राचीन भारत में जो राजा होता था उसको धर्म का पालक और प्रजा का रक्षक माना जाता था। इसीलिए राज्य बराबर क्या होता था, नीति, नैतिक प्लस नीति प्लस कर्तव्य। ठीक है, जो आज लोकतांत्रिक मूल्यों की नींव रखता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि प्राचीन भारत में जो लोग था उनका पॉलिटिकल चिंतन क्या था कि धर्म, दूसरा नीति, तीसरा समाज कैसा होना चाहिए। यही तीन चिंता लेके वो लोग अपना जीवन को चला रहे थे। ठीक है, तो इसी इसी चीज़ को क्या किस स्रोत के माध्यम से विवेचना किया जा सकता है। मतलब स्रोत कहने का मतलब होता है कि ये तो प्राचीन भारत में था, तो ये हम लोगों को कैसे पता चलेगा, इसका स्रोत से ही पता चलता है। तो स्रोत क्या क्या है वो हम लोगों को बात करना है। ठीक है, और वो आप लोगों के एग्जाम में लिखना है। ठीक है, चलिए देखिए आगे ध्यान से देखिए। प्राचीन भारत का जो चिंतन का जो स्रोत है कैसे पता करेंगे, इसका क्या क्या स्रोत है वो है, उसमें पहला आता वेद, उपनिषद, फिर रामायण और महाकाव्य। यही चार चीज़ है जिससे हम इन लोगों की विवेचना कर सकते हैं, इन लोगों के बारे में हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, इतना चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, इन लोगों के बारे में हम पता कर सकते हैं। उसमें ध्यान देंगे वेद में क्या है कि राज्य की अवधारणा है, और उपनिषद में क्या है, राज, धर्म या नीति व दर्शन है। रामायण में क्या है, आदर्श, राजा, नीति, धर्म। ठीक है, इसी को हम डिफाइन किए हैं राजा धर्म के अनुसार। राजा जो होगा धर्म, जैसे राम भगवान है वो धर्म के अनुसार काम करते हैं। ठीक है, उसी तरह इसमें बात करेंगे तो महाभारत में क्या है, धर्म या तो शासन करने की नीति से है। तो यही हमारे पास ये चार धार्मिक स्रोत हैं, ये चार धार्मिक स्रोत है जिसके माध्यम से हम प्राचीन भारत का जो में क्या चिंता था है ना, तो वो हम लोगों को पता कर सकेंगे। और सब चीज़ भी है। पहले हम चार मेन पर्पस रखते हैं धार्मिक स्रोत का। ठीक है, उसके बाद इसमें आर्थिक स्रोत भी आएगा, सामाजिक स्रोत भी आएगा। चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन देखते हैं। ये हम आपको समझाने के लिए बात कर रहे थे कि किस तरह से हम लोग भारतीय जो प्राचीन है, भारतीय प्राचीन में यदि प्राचीन भारतीय में क्या चिंतन था राजनीतिक में, ये हम आप लोगों को बताना चाह रहे थे। ठीक है, अब हम लोग ये आपको समझने के लिए केवल था, ये एग्ज़ाम में आपको नहीं लिखना है। कहाँ से लिखना है वो अब मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ से आप लोगों को लिखना है। चलिए देखते हैं। चलिए, भारतीय राजनीतिक चिंतन के प्रमुख स्रोत की विवेचना। ठीक है, पहला आप इसका परिचय लिखिए। कैसे लिखेंगे देखिए, सबसे पहले क्या लिखना है कि भारतीय राजनीतिक चिंतन का विकास प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक हुआ है, जो इसके प्रमुख स्रोत है। यानी प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक इनका विकास होता है। ठीक है, चलिए इसमें पहला देखिएगा धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ में आपको बता दिए जैसे कि वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण, मनुस्मृति भी है। तो आदि ग्रंथों से राजनीतिक विचार हमको मिलता है। ठीक है, आगे देखिए जैसे कि एक होता है रामराज, है ना, रामराज यानी रामायण एक आदर्श शासन व्यवस्था का प्रतीक मिलता है। तो हम इससे सीख सकते हैं कि प्राचीन में भी हमारे देश में या प्राचीन काल में भी जो राज्य होता था एक आदर्श शासन व्यवस्था पर चलता था, धर्म पे चलता था।
यानी कि हमें पता चल रहा है स्रोत के माध्यम से। तो पहला जिसमें धार्मिक स्रोत में उपनिषद वेद ये सब था, महाभारत भी था, मनुस्मृति भी था, रामायण भी है ना। जैसे मनुस्मृति में क्या देख सकते हैं कि ये राजा के कर्तव्यों और राज्य व्यवस्था का वर्णन करता है। और मनुस्मृति में एक और बात भी है जो हम स्टॉप लिख सकते हैं कि महिलाओं का क्या करता है, इसमें महिलाओं की इसमें अवहेलना करता है, ये भी लिख सकते हैं। महिलाओं का क्या करता है, अवहेलना करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना, इस स्रोत के बारे में। फिर प्राचीन भारत का राजनीतिक स्रोत देख सकते हैं। वो धार्मिक स्रोत था, इसमें राजनीतिक स्रोत में जैसे कि हमको कौटिल्य का अर्थशास्त्र मिलता है ना, कौटिल्य है ना, आप जानते होंगे। चलिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र में देख सकते हैं, कौटिल्य जी का ही नाम था चाणक्य ने मौर्य काल के बारे में लिखा है। तो इससे हम पढ़ सकते हैं कि मौर्य शासनकाल कैसे चलता था, वो भी प्राचीन भारत के अंदर आता है। फिर देखिए, इसमें राजनीतिक, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, कूटनीति की विस्तृत क्या है, चर्चा की गई है ना, अर्थशास्त्र में। आगे देख सकते हैं आप, इसी में देखेंगे तो आप राजा का धर्म, अर्थ, काम, रक्षक बताया गया है ना। तो ये आपका आ जाता है राजनीतिक स्रोत में। उसी तरह से फिर शांति का पर्व देख सकते हैं, शांति का पर्व है ना। शांति का पर्व किसको कहा जाता है, महाभारत का हिस्सा है ना। देखिए, इसमें युद्ध के बाद युधिष्ठिर को राजधर्म का ज्ञान दिया जाता है। फिर राजा का उद्देश्य प्रजा के भलाई होनी चाहिए। तो ये सब हमें मिलता है, स्रोत मिलता है कि पहले के लोगों की क्या चिंता था, क्या विश्वास, धर्म पे ज़्यादा बात करते थे, राज्य कैसे चलाना, समाज कैसा होना चाहिए, इस सब चीज़ पे ये लोग ज़्यादा बात करते थे। ठीक है, आगे देखिए, कुछ समझ में आएगा। आगे देखिए, जैसे था इन लोगों का क्या था। फिर आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं बौद्ध और जैन साहित्य। बौद्ध और जैन साहित्य में क्या मिलेगा आपको, देखिए, बौद्ध और जैन साहित्य में आपको मिल सकता है, ध्यान देंगे क्या मिलेगा कि ये बुद्ध महावीर के अहिंसा, धर्म, करुणा, समानता जैसे विचार का बात करेंगे। फिर राजा की नैतिक और जन कल्याणी होना चाहिए, ये सब बात करता है। ठीक है ना। आगे देखिए, फिर इसमें देख सकते हैं बौद्ध संघ के बारे में भी बताया गया है कि एक लोकतांत्रिक संस्था थी जिसमें बहुमत निर्णय लिए जाते थे। ठीक है, बहुमत निर्णय लिया, यानी लोकतांत्रिक भी हमारा प्राचीन भारत में था। तो इस स्रोत के माध्यम से हमें पता चल रहा है ना। स्रोत कहने का मतलब होता है पुरानी चीज़ जिससे हमें पता चले इतिहास का। ठीक है, चलिए आगे देखिए, सूफी और भक्ति आंदोलन, यानी इन आंदोलनों का सामाजिक समानता, धर्मनिरपेक्षता, भ्रष्टाचार विरोध जैसे विचार भी फैलाए गए। ठीक है, फिर आगे देखें, कबीर भी रख सकते इसमें लेखक, कबीर, रहीम, गुरु नानक आदि ने मानवता के न्याय की बात करता है। ये अपने ये सब लेखक है, या तो कबीर एक लेखक भी मानिए, कवि भी मानिए, फिर रहीम, गुरु नानक, ये लोग भी प्राचीन चीज़ों के लिखे है ना। तो पता चलता है कि पहले के सोच, लोगों की कैसी सोच है ना, स्रोत है ये सब। चलिए आगे देखिए, फिर आधुनिक चिंता में देख सकते हैं, आधुनिक चिंता में आप रख सकते हैं किन को, देखिए राजा राम मोहन राय को, राजा राम मोहन राय जी को रख सकते हैं, ये सामाजिक सुधार, प्रेस की स्वतंत्रता। फिर दयानंद सरस्वती को भी रख सकते हैं। दयानंद सरस्वती क्या करते हैं, यहाँ दयानंद सरस्वती को रखेंगे तो क्या क्या मिलेगा आपको, देखिए दयानंद सरस्वती जी स्वराज, वेदों की ओर लौटने की आहन करना, स्वामी विवेकानंद जी राष्ट्र का निर्माण, युवाओं की भूमिका, है ना। ये सब देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब स्रोत है जिससे हमें पता चलता है प्राचीन में क्या क्या चिंता था, क्या क्या लोग ध्यान देते थे। ये आपको एग्जाम में लिखना याद करके, ठीक है, इसका तो कोई उपाय है नहीं। ठीक है, फिर देखिए ज्योतिबाई फुल्ले, है ना, ज्योतिबा फुल्ले शिक्षा, महिला पर अधिकार देते, महात्मा गांधी सत्याग्रह, हिंसा, ग्राम स्वराज, है ना। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में आप बात कर सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान, सामाजिक न्याय, दलित अधिकार पर बल देते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ है, आपको याद रखना चाहिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान दीजिए। फिर है हमारा संविधान, है ना। संविधान में भी हम लोग को पता चलता है कि क्या क्या होना चाहिए, है ना। देखिए कि संविधान के बारे में भी पता चलेगा, है ना। फिर जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा, जैसे कि ये आधुनिक राजनीतिक चिंतन, लिखित रूप, ये सब पे जोर देता है। ठीक है, फिर आगे देखिए कि इसमें लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय जैसे मूल्यों के विचार सम्मिलित है ना। तो ये सब देखिए, ये सब स्रोत था। कहने का मतलब क्या है ना, आपको मैं प्राचीन से लेकर आधुनिक तक मैं सारा चीज़ बताया कि क्या क्या स्रोत है जिससे हम
प्राचीन काल से लेकर अभी तक हम चिंता कर सकते हैं कि हमारे समाज में क्या क्या चल रही थी, कि उसको किस स्रोत के माध्यम से हमें पता चला, वो पूछा गया था, तो स्रोत में बता दिया। ठीक है, अब आप लास्ट में निष्कर्ष लिख सकते हैं। लास्ट में निष्कर्ष लिख दीजिए। क्या लिख दीजिएगा? लास्ट में निष्कर्ष लिख देना है ना। निष्कर्ष लिख देना है कि ये भारतीय राजनीतिक चिंतन जो था वो बहुयामी था। क्या था? बहुयामी था। ठीक है, और ये जिसमें धर्म, नैतिकता, समाज सुधार, आधुनिक लोकतंत्र, ये सब पे क्या किया गया था? बातें किया गया था। ठीक है, और आगे देखेंगे फिर ये मूल्यों की समावेश था। ये मूल्यों क्या था? समावेश था। ये चिंतन न केवल शासन व्यवस्था बल्कि प्रजा का कल्याण, नैतिक मूल्यों पर भी जोर देता था। ये सब चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम में लिखना चाहिए। अगर इतना लिख दीजिए आपको 100% 15 में से 20 मार्क्स मिलेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।